गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। जैसे कि हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है, सो हम स्टार्ट करेंगे अब हमारी यूनिट 5। हम लोग यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी यूनिट 5 है इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस, पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे टॉपिक है यूनिट 5 में, इसके बारे में हम कंटिन्यूसली सीक्वेंस में इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम समझेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों ने समझ रखे होंगे, आप लोग बेसिक से समझते हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा, इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों ने समझा होगा। तो जनरली इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोगों को नॉलेज होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन क्या होता है? सराउंडिंग। दैट मीन्स हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो उसके किसके अंदर आता है, किसके अंदर इंक्लूड है ये सब? इन्वायरमेंट में। जिसमें क्या आ जाएगी, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में क्या क्या लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, ये सब किस में इंक्लूड होता है? हमारे इन्वायरमेंट में, है ना। ये सब किस में इंक्लूड है? हमारे इन्वायरमेंट में। इसमें सारी कंडीशंस होती है, जैसे इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो रहा है, किस टाइप से हमारी ग्रोथ हो रही है, किस टाइप से एनिमल्स है, इन सब के रिप्रोडक्शंस हो रहा है, ये सब किसके अंदर होता है? ये इन्वायरमेंट के बीच में होता है। ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ें हम हमारे जो सारी चीज़ें हैं, हमको फूड कहाँ से मिल रहा है? एयर, लैंड, वाटर, ये सब हमें किससे मिलते हैं? इन्वायरमेंट के थ्रू। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट है हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है, टू सराउंडिंग्स अवर, हमारे चारों ओर जो है वो क्या है? इन्वायरमेंट। आगे हम इन्वायरमेंट के बारे में देखें तो इन्वायरमेंट सम टोटल ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर। मतलब जैसे जो हमारे चारों ओर जो सामाजिक, आर्थिक और जैविक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल्स बोल सकते हैं, रासायनिक, भौतिक, सारी जो फैक्टर्स हैं, इन सब से मिलके जो हमारे चारों ओर हैं, ये सब किससे मिलके बने हैं? इन्वायरमेंट के थ्रू। इन्वायरमेंट के थ्रू ये सारा चीज़ें बनी हुई है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट किसका टोटल है? इन्वायरमेंट लैंड, वाटर एंड एयर एंड ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल क्या कहलाता है? हमारा इन्वायरमेंट। ये हमारे जो गवर्नमेंट है, इसका एक रूल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक अधिनियम है 1986 में जो लागू किया गया था। उसमें यही कहा गया है कि क्या जो लैंड है, वाटर और एयर, इन सब से मिलकर क्या बना है? हमारा इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में किसका रिलेशन होता है? इंटर रिलेशन होता है ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट और मैन मेड जो भी मैन मेड चीज़ें हैं, उनका कॉम्बिनेशन है क्या? हमारा इन्वायरमेंट, है ना। नेचुरल और मैन मेड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा इन्वायरमेंट। आगे हम समझें तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कंपोनेंट्स में हम बात करें तो कंपोनेंट्स जनरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स 2 टाइप्स के, एक बायोटिक और एक अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक दैट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इन्वायरमेंट में इंक्लूड है, जैसे केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। इसमें हम एग्जाम्पल में देखें तो क्या हो जाएंगे? हमारे एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, ये सब क्या है? हमारे एबायोटिक फैक्टर्स। एनबायोटिक के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो वे सारे लिविंग कंपोनेंट्स जो इन्वायरमेंट में इंक्लूड है, जैसे माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हम देखें तो इन्वायरमेंट के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करें तो इन्वायरमेंट जनरली 2 टाइप्स का होगा। जैसे हमने बात की, इन्वायरमेंट किसका कॉम्बिनेशन है? मैन मेड एंड नेचुरल चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है ना। तो इसमें क्या हो जाए? इन्वायरमेंट 2 टाइप्स का, नेचुरल इन्वायरमेंट और एक मैन मेड इन्वायरमेंट। आगे हम देखें तो इन्वायरमेंट के सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट किसका कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं यहाँ पे? इन्वायरमेंट किससे मिलके बना होता है ना। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये सारे क्या इन्वायरमेंट के सेगमेंट्स बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इन्वायरमेंट के सेगमेंट्स में
लिथोस्फीयर क्या है हमारा? लिथोस्फीयर आउटर मैंटर ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड है वो सॉइल की जो सॉलिड परत है उसके बारे में बोल सकते हैं। क्या होता है इसमें? कोर, मैंटल एंड क्रस्ट, ये तीनों लेयर होती है हमारी सॉइल में, है ना। तो सॉइल में जो लेयर होती है इनसे मिलकर क्या बना होता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इसी टाइप से हाइड्रोस्फीयर में क्या इंक्लूड होगा हमारा? हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। ये किससे मिलके बना है? वाटर। जैसे जो वाटरी एरिया है हमारे एनवायरनमेंट में वो क्या कहलाएगा हमारा? हाइड्रोस्फीयर। जैसे रिवर, लेक, सी, ओशियंस, ग्राउंड वाटर, ये सब क्या है हमारा? हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होता है ना। ओशन का टोटल जो है वो 97% जो वाटर है वो ओशन में प्रेजेंट होता है। एंड हम बोल सकते हैं ओनली 1% वाटर है जो ह्यूमन यूज़ में लिया जाता है। किसके द्वारा? लेक्स, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, इनके द्वारा। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है? बायोस्फीयर क्या हो जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऐसा बायोस्फीयर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? हमारे इन्वायरमेंट से। एंड लास्ट हमारा है एटमॉस्फेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे चारों ओर, है ना। एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो अर्थ में जो गैसेज है, जैसे जो गैसेज है O2, CO2, NO2, ऑर्गन, इन सब से क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है हमारे इन्वायरमेंट को, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन करने का काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम मूव करें तो इन्वायरमेंट की स्टडीज़ क्यों की जाती है? हम इन्वायरमेंट स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको नॉलेज हो, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसमें किस किस टाइप के डिसिप्लिन्स हैं, हम इन्वायरमेंट को किस टाइप से अच्छा बना सकते हैं, और इन्वायरमेंट से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, हम इन्वायरमेंट पे किस टाइप से नुकसान कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। सो ये हमें नॉलेज हो। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम जो हमारे इफ़ेक्ट हो रहे इन्वायरमेंट में वो होते चले जाएंगे और इन्वायरमेंट का नुकसान होते चले जाएगा, है ना। और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कैसे नॉलेज होगी? जब हम इसकी स्टडी करेंगे, जब हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी करेंगे तभी हमें नॉलेज होगा, है ना। आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वायरमेंट की स्टडीज़ में क्या क्या होता है। जैसे इन्वायरमेंट की स्टडीज़ में हमें क्या क्या मिलता है इन्वायरमेंट से, किस किस चीज़ में हम स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखें तो हिस्ट्री, हम देख सकते हैं इन्वायरमेंट साइंस में हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं, किस टाइप से डेवलप हुआ, किस टाइप से वर्ल्ड डेवलप हुआ, किस टाइप से अर्थ बनी, इसका हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे किस टाइप से अर्थ, और बोल सकते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग, इसमें इंजीनियरिंग फील्ड में भी इसमें बहुत सारे स्कोप है। साइंस, बायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब से रिलेटेड इसमें बहुत सारे स्कोप है। ये सब किस में आते हैं? हमारे इन्वायरमेंटल साइंस में। इन्वायरमेंटल साइंस में हम क्या करते हैं? इसमें हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। जैसे किसको काउंट करना है तो मैथमेटिक्स में किसी चीज़ की हमको हाइट देखना है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट वगैरह नाप रहे हैं तो वहाँ पे क्या है? मैथमेटिक्स का वर्क होगा। जियोलॉजी या ओशनोग्राफी में ओशन से रिलेटेड स्टडी की जाएगी, है ना। तो अलग अलग ये सारे फील्ड है इन्वायरमेंट के, हम बोल सकते हैं इसकी स्कोप है जिसमें हम इन्वायरमेंट साइंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखें तो नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल सोर्स होते हैं ये जनरली 2 टाइप्स क्लासीफाई किए जाते हैं, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनका फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाएंगे? जिनका हम फिर से उनको यूज़ में नहीं ले सकते हैं। जैसे वो उस पॉइंट्स हो जाएंगे जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, उस टाइप से हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल जिनका फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम एग्जांपल बोले तो कोल, मिनरल्स, पेट्रोलियम, जैसे हम पेट्रोल एक बार यूज़ कर लेंगे तो हम फिर से उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है हमारे? वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी, लैंड्स, फूड, मिनरल्स, ये सब क्या हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्स। मतलब हमें नेचर से जनरली डायरेक्टली मिल रहे हैं, जैसे वाटर, पानी, जंगल्स, एनर्जी, हमें जहाँ से ऊर्जा मिल रही है, और लैंड, मिट्टी, फूड भी मिट्टी के द्वारा हमें फूड मिल रहा है। इस टाइप से मिनरल्स वगैरह, ये सारे जो इसमें फैक्टर्स लिखे हैं ये हमें नेचुरली रूप से हमें इन्वायरमेंट के द्वारा मिलते हैं।
अब यूजेस देखें हम नेचुरल रिसोर्सेज का, तो यूजेस क्या हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज के, जैसे एयर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सभी को पता है एयर की रिक्वायरमेंट होती है। सोइल की ज़रूरी है। एंड सोलर लाइट, वुड या ट्री क्यों ज़रूरी है हमें, यूटेंसिल्स के लिए, फर्नीचर, एक सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स है ना, इन सब के लिए हमें ज़रूरी है। इस टाइप से वाटर तो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट हम देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी, हमने इन्वायरमेंट स्टडी क्यों ज़रूरी है देखा। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या हो जाएंगे, इसके द्वारा हमें क्या होगा, इन्वायरमेंट स्टडी क्यों यूज़फुल है हमारे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड इसके रिलेटेड सॉल्यूशन। जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है ये हम देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है, इसका सोर्स क्या है, उसका हम पता लगा सकते हैं सोर्स का, और उस पर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प टू मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजी है हमारी उसका बैलेंस हम कर सकते हैं, जो इकोलॉजी से रिलेटेड है उसके बारे में बैलेंस कर सकते हैं हम। एंड इसके द्वारा हमें स्किल्स डेवलप होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने के लिए जो स्किल्स होती है वो हमें डेवलप हो सकती है। इन इसके द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो जैव विविधता है, जैसे जो चेंजेस होता है जैव विविधता से आप समझते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैसे सब जगह अलग अलग डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। एंड एक इसके द्वारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं इसके द्वारा, इन्वायरमेंट स्टडी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें तो क्या होता है, इसके द्वारा हम हमारी ड्यूटी को रिमेंबर कर सकते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या हमको प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए किस टाइप के कदम हमको उठाना चाहिए, है ना। और इन्वायरमेंट स्टडी और एग्रीकल्चर की फील्ड में भी हम बात करें तो इन्वायरमेंट के एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत स्कोप है। नेक्स्ट, मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, कि इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से आप अच्छे से परिचित हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो ओजोन की लेयर है उसमें होल हो रहा है, ये भी आप लोग जब स्कूलिंग टाइम से समझते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग किस टाइप से होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काट देना, जंगल वगैरह को काट दिया जाते हैं, वहाँ की लकड़ी चुरा लेते हैं लोग, है ना। एंड लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी उसका लॉज हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है इन्वायरमेंट पे उसके बैड इफेक्ट होते जा रहे हैं, है ना। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो नेचुरली जगह है वहाँ पे उनको हटाकर वहाँ पे क्या हो रहा है, एक अर्बन एरिया डेवलप किया जा रहा है ना। आप लोगों ने देखा ही हो जैसे जैसे कि कॉलोनाइजेशन बनते जा रहा है, धीरे धीरे नगरीकरण होते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पे इसके बैड इफेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट पे इसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है ना। ये किस वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, जिससे इन्वायरमेंट पे इसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड डिप्लीटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उनका भी यूज़ बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो बार बार उनको यूज़ किया जा रहा है, और फिर इनका ज़्यादा खपत बढ़ने से इन्वायरमेंट पे भी इनका इफेक्ट पड़ रहा है। इन्वायरमेंट में ज़्यादा खुदाई की जा रही है, ज़्यादा इन फ्यूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे पेट्रोलियम्स हो गए, कोल्स वगैरह, इनकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनके लिए और बोल सकते हैं खदान वगैरह का डेवलपमेंट होते जा रहा है, इनको और अमाउंट में इनकी आवश्यकता पड़ती जा रही है। एंड फूड एंड वाटर शॉर्टेज, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की आवश्यकता होगी, वाटर की आवश्यकता होगी, और ये सब क्या होते जाएंगे, नेचुरल सोर्सेज इनमें शॉर्टेज होती जा रही है। तो ये क्या हो गई हमारी मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, कि ये मेजर हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम के बारे में आप लोग एक एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जनरली ओजोन लेयर डिप्लेशन किस टाइप से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सब के बारे में आप लोग आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, मतलब जनरल एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में, तो आप इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, हमारे इसमें टॉपिक है, हमें मेंशन किया गया है कि पब्लिक अवेयरनेस की क्यों आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि पब्लिक को अवेयरनेस नहीं होगी तो पब्लिक कैसे ध्यान रखेगी इस चीज़ों का, और अवेयर होते हुए भी कोई अनदेखा कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर, तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे
क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑल क्लीन अप फंक्शंस, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई फंक्शन नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं कर रही है ना। तो हमको इसकी ज़रूरत है। अगर पब्लिक अवेयर नहीं होगी तो ये किस टाइप से काम होगा। पब्लिक अवेयर होगी तो गवर्नमेंट को बोलेगी और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई एक एक्शन करेगा, कोई प्लान इसके अगेंस्ट लॉन्च करेंगे, है ना। एंड individual group efforts in their own every possible way has to make protect our environment। इसमें कोई ग्रुप या कोई संस्था बोल सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। जैसे बहुत सारे एनजीओ भी वर्क कर रहे हैं। वो एनजीओ क्या करते हैं, कहीं कहीं जाके सफाई करते हैं, कहीं हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से यूथ मिलकर क्या कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर कहीं एक एरिया को साफ कर सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम चला सकते हैं, है ना। मास पब्लिक अवेयरनेस के कौन कौन से हम बोल सकते हैं, कौन कौन से थ्रू, किस किस के थ्रू हम पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपवा कर, है ना। आए दिन आता है आर्टिकल्स, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं यहाँ पे गंदगी हो रही है, यहाँ पे ऐसा है, इस टाइप की गंदगी हो रही है यहाँ पे, और इन्वायरमेंट को इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। इस टाइप से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर गाड़ी वगैरह के धुओं से किस टाइप से इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। तो किस टाइप से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, इनमें ऐड देकर इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। देन मेथड्स के बारे में हम लोग बात करें तो मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इन्वायरमेंट के लिए पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दैट मीन्स कोर्स में, बच्चों के कोर्स में ऐसे टॉपिक को रिलेट करना चाहिए जिससे पब्लिक क्या हो पाए, अवेयर हो पाए। बच्चे अवेयर हो पाए तो बच्चे किसको अवेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि पापा हमारे सिलेबस में ऐसा है, ऐसा होता है क्या। वो उससे नॉलेज लेंगे, उसके प्रति थोड़ा क्या करेंगे, अपने जो भी उनके भाव है, उनकी जो भी उनके मन में हो रहा है कि नहीं इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट वर्क करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन दी जानी चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इन्वायरमेंट में डिप्लोमा या फिर एक पीजी वर्क करवाते हैं, जिसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई अपना एक एक्शन प्लान कर सकते हैं। थ्रू मीडिया के थ्रू भी, जैसे मीडिया में हम दे सकते हैं कहीं पे गंदगी है तो उसके बारे में हम किसको बता सकते हैं, मीडिया को। मीडिया उसको आगे बताएगा जिससे पब्लिक क्या हो पाए, अवेयर हो पाए। एंड कोई सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं हम। एंड एंटरटेनमेंट या फिर किसी बोल सकते हैं नुक्कड़ नाटक वगैरह, इस टाइप से भी परफॉर्म करके पब्लिक को अवेयर किया जा सकता है। एंड साइंस सेंटर्स को बनाया जाए जिससे पता चले कि कहाँ पे किस टाइप से, जैसे अगर एयर पॉल्यूशन हो रही है तो उसका रेट कितना है। किसी एक एरिया में जाकर हम उस पर एक प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, बच्चों को इस बारे में प्रोजेक्ट भी दिया जा सके कि इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन का रेट कितना है, किसी एरिया में वाटर किस टाइप से पॉल्यूट हो रहा है, तो उसके थ्रू एज अ प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं, है ना। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि यूथ ही कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, है ना। यूथ को इन्वॉल्व किया जाए जिससे वो क्या कर सके, इन सब के अगेंस्ट जो पब्लिक है उसको अवेयर कर पाए। थ्रू प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड इंटरनेट, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट में क्या प्रिंट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। इसके बारे में, इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकते हैं कि किस टाइप से अवेयर किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक को अवेयर किस टाइप से किया जा सकते हैं। इसके बहुत सारी मेथड्स हैं, हमने जनरली 4-5 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे थ्रू मीडिया, थ्रू एनवायरनमेंट एजुकेशन, साइंस सेंटर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ एंड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड सेमिनार्स। सो नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। अभी हमने क्या स्टडी किया है, इन्वायरमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब हम समझेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो आप लोगों ने आई थिंक ऐसे भी लिखा होगा स्कूलिंग टाइम में कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में राइट नोट ऑन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। बचपन से आप लिखते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, किस प्रकार होता है एंड इसको किस टाइप से रोका जा सकता है। सो ये आप लोगों को ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हम जनरली लाइट वेट में समझेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन
से हम क्या समझते हैं, अनडिज़ायरेबल चेंजेस, हमारे इन्वायरमेंट में जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं लाइक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा, जैसे एयर में कुछ चेंज हो रहा है, वाटर में चेंजेस हो रहा है, सॉइल में, और ये किसके द्वारा हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पर और प्रॉपर्टीज़ पर, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रदूषण के द्वारा। तो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन की टर्म को हम कैसे डिफाइन करें, जिससे क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट पे किसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है, पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण। और पॉल्यूटेंट प्रदूषक, ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन कोज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। पॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये मेजर टाइप्स है पॉल्यूशन के, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एंड रेडियोधर्मी बोल सकते हैं प्रदूषण। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखें एयर पॉल्यूशन, एक मेजर सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। एयर पोल्यूशन किस किस के द्वारा होता है, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, मतलब औद्योगिकरण जैसे जैसे होते जा रहा है, एंड ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स, जो गाड़ी वगैरह, जो स्वचालित वाहन हैं उनमें जो धुआं निकलता है, उनके द्वारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। एंड अनडिज़ायरेबल गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके द्वारा भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। ये सारे कॉजेस जिनके द्वारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे डस्ट वगैरह बोल सकते हैं हम, सीमेंट की डस्ट, फाउंडरी डस्ट एंड मिलो डस्ट, जो सॉलिड डस्ट वगैरह है, ये सारी जो डस्ट है जिनके द्वारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। एंड स्मोकिंग, कार्बन ब्लैक, एरोसोल्स, इन सब के द्वारा क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। ये एयर पॉल्यूशन के बारे में। और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ पर हो सकता है, एनिमल्स की बॉडी पर हो सकता है, एंड इसके साथ ही प्लांट्स पर, एंड हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है उस पर भी इसका इफेक्ट हो ही रहा है, जैसे वॉल हमारा एटमॉस्फेयर है। और मेन एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी परेशानी उत्पन्न हो रही है, और ओजोन डिप्लेटेशन हो रहा है, ओजोन का होल बढ़ रहा है, एसिड रेन्स, अम्ल वर्षा जिसे बोलते हैं, ये आप लोगों ने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेटेशन और एसिड रेन, ये तीनों तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आई होप आप लोगों को याद हो तो, है ना। एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस पर भी इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। एंड अब हम लोग लास्ट में देखेंगे हाउ टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम, नेचुरल गैस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलपीजी, एंड क्रैकर्स को नहीं यूज़ करके, पर जनरली क्रैकर का तो यूज़ किया जाता है, जैसे दिवाली वगैरह बहुत क्रैकर्स छोड़े जाते हैं, है ना। एंड यूज़ लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल्स, मतलब कम से कम व्हीकल्स का यूज़ किया जाए। अगर पास में जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप पैदल गाड़ी लेकर ही जाओ, है ना। तो थोड़ी दूर जाना है तो ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर ही जाना है तो हम गाड़ी लेके जाए, उससे भी क्या होगा, हम थोड़े अमाउंट में तो, कुछ अमाउंट में तो हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकता, इन्वायरमेंट को हम जो हार्मफुल उस पर इफेक्ट कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सब तो चला रहे हैं हम भी चलाएंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत हम सोचेंगे, ऐसा धीरे धीरे सब सोचेंगे तो ही काम होगा, है ना। एंड अवॉइड इलेक्ट्रिक स्टोव्स, जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करके हम बायोगैस से जो बायोगैस के द्वारा जो स्टोव्स चलते हैं उनका यूज़ करें। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन, और अभी हमने क्या डिस्कस किया, एयर पॉल्यूशन, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा, एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन वाटर, वाटर में चेंजेस हो रहा है, जैसे टेम्परेचर, उसके ऑक्सीजन, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसमें कमी हो रही है। एंड केमिकल में क्या, जैसे मर्क्यूरी ऐड होना वाटर में, और बायोलॉजिकल में डिजीज कोज होना, सीवेज, इन सब की वजह से बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ये कोई रिवर है उसमें कितना कचरा हो रहा है, जैसे आस्था के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे फूल माला चढ़ाना, पन्नी वगैरह डाल देना, तो क्या हो जाएगा, वो गलते नहीं है, वो इसी में रह जाते हैं, तो वो क्या एक कोने में जमते जाते हैं, जिससे क्या होती है, वाटर का पॉल्यूशन रेट बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के द्वारा क्या होता है, जैसे 40% डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड रेट पर बाय द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के द्वारा कितने परसेंट, 40% रेट, 40% में डेथ हो रही है
है ना, मर रहे हैं लोग, किसके द्वारा, वाटर पॉल्यूशन के द्वारा। एंड ये किसके द्वारा होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो कहाँ छोड़ दिया जाता है, रिवर्स में, जिससे क्या हो रहा है, जो मछली वगैरह होती है इसमें, या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। एंड इसके द्वारा और क्या, नॉइज़ पॉल्यूशन भी बढ़ते जाता है। नेक्स्ट इसकी इफ़ेक्ट हमने बात की, इफ़ेक्ट के बारे में, कॉज देखे, अब इफ़ेक्ट देखते हैं। इफ़ेक्ट क्या हो जाएंगे, जैसे डिजीज़ होने के इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कॉलेरा, पानी की वजह से होती है डिजीज़, कॉलेरा, मलेरिया एंड टाइफाइड जनरली रेनी सीजन्स में होती है, टाइफाइड डिजीज़। एंड एक्वेटिक लाइफ गेट डिस्ट्रॉय, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे मैंने बात की फिश वगैरह और जो भी माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके कोई मतलब हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। जैसे रिवर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग एनिमल्स। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं कपड़े धोने के लिए, जैसे कोई नदी है तो उसके कॉर्नर पे बैठ जाएंगे और वहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, कपड़े धोने लग जाएंगे, जो भी एनिमल्स हैं उनको नहलाएंगे वहीं पे, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, साथ वाटर क्या हो रहा है, पानी गंदा भी हो रहा है साथ में। और कहीं माना कि किसी पर्सन ने क्या कहा, अपने कपड़े वपड़े धोए वहाँ पे और अपने एनिमल्स को नहलाए, वहीं जाके कोई दूसरा बंदा वहाँ से पीने का पानी ले जा रहा है, तो उसे क्या पता कि यहाँ पे किसने एनिमल्स को नहलाया है, किसने यहाँ पे कपड़े धोए हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, उस पर्सन में कोई डिजीज़ होने के चांसेस हो गए, तो ये नहीं करना चाहिए। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर होता है उसको इकट्ठा करके, जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, रेन वाटर जो है उसको इकट्ठा करके आप आपके ग्राउंड वाटर जो आपके यहाँ होल लगा हुआ है उसमें सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम वाटर की जो बर्बादी हो रही है, पानी की जो बर्बादी, उसको रोक सकते हैं। एंड डैम्स एंड इम्बैंकमेंट्स मस्ट बी क्रिएटेड, डैम्स बनाने चाहिए, जैसे जो डैम्स बनते हैं नदियों पे, है ना, वो क्रिएट करते रहना चाहिए गवर्नमेंट को। द रिवर्स मस्ट नॉट बी कंटामिनेटेड, एंड रिवर्स को गंदा नहीं करना चाहिए। एंड डेड बॉडी, कहीं कहीं क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती है, जैसे किसी पशु की, पक्षी की, किसी की भी हो, एनिमल या ह्यूमंस की भी हो सकती है, तो लोग क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन जनरली क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण, मतलब जैसे ध्वनि का प्रदूषण होता है, इसमें हम क्या समझ सकते हैं, सिंपली इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, अनवांटेड साउंड, जो आवश्यकता के अनुरूप ना आवाज़ होकर कुछ लाउडली आवाज़ हो रही है, जो ऐसी कर्कश आवाज़ हो रही है, वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक नॉइज़ पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है जनरली, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन में ऐसा साउंड जो प्लीजेंट ना होकर हमारे सुनने में, हमको हमारे कानों को सुनने में एक मधुर ना होकर, अच्छे से आवाज़ ना आकर, हमें क्या हो रहा है, एक चिड़चिड़ी से मचा रहा है, हमें इरिटेशन हो रहा है, जिससे उसका रिजल्ट क्या होगा, इरिटेशन होना या फिर गुस्सा दिलाना किसी पर्सन को, है ना। तो इससे क्या होता है, हेडेक जैसी बीमारी होना। और नॉर्मली जो नॉइज़ लेवल होता है, नॉइज़ ध्वनि प्रदूषण का लेवल होता है, और डेसिबल्स में उसको मेज़र किया जाता है नॉइज़ को, है ना। तो इसको क्या कहना चाहिए, इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पीरियड ऑफ एक्सपोजर एंड ड्यूरेशन, ये सब क्या होना चाहिए, एक लिमिट अमाउंट में होना चाहिए, मतलब इन सब की जो स्पेसिफिक लिमिट बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही ये होना चाहिए। ये किस किस के द्वारा कोज होता है, तो ट्रैफिक नॉइज़, मोस्टली ट्रैफिक के द्वारा होता है, ध्वनि प्रदूषण, है ना। एयरक्राफ्ट नॉइज़, जब एयरप्लेन आता है या फिर एयरप्लेन जा रहा है तो भी ध्वनि प्रदूषण होगा, तो इसलिए हमें ये इनके द्वारा क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है। एंड नॉइज़ फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जैसे कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर कहीं पे कोई इंजीनियरिंग वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। एंड बहुत सारे और भी सोर्स होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनने की क्षमता खो देता है कोई कोई व्यक्ति या फिर एनिमल्स वगैरह। एंड हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थकान से महसूस होती है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, स्लीप, सोने में दिक्कत आती है, नींद में दिक्कत होती है ना। एंड कहीं कहीं क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर की ब्लाइंडनेस भी होने लगती है। इसको किस टाइप से हम
अवॉइड कर सकते। तो अवॉइड के लिए गवर्नमेंट शुड बी इंश्योर द न्यू मशीन्स दैट शुड बी नॉइस प्रूफ। जो मशीन है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, नॉइस प्रूफ होना चाहिए। उस पर ऐसा कोई सर्टिफाइड मिलना चाहिए, उसको कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिसके थ्रू क्या हो, वो नॉइस प्रूफ हो, फिर ही उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। हमने देखा था एयर क्राफ्ट नोज। इसमें क्या होगा, एयरपोर्ट्स जो है वो क्या होना चाहिए, किसी एक रेसिडेंशियल एरिया है उससे दूर बनाया जाना चाहिए। एंड सिंबल स्कूल रोड्स, जो स्कूल रोड है वहाँ पे ऐसा सिंबल होना चाहिए जहाँ पे साउंड नहीं क्रिएट किए जाए। जैसे स्कूल है वहाँ पे कोई रोड है, तो रोड पे क्या है, वहाँ बार बार कोई निकल रहा है, बार बार हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे ऐसा एक प्रोहिबिटेड एरिया कर देना चाहिए कि यहाँ पे हॉर्न वगैरह नहीं बजाने चाहिए। एंड कंट्रोल नॉइज एट सोर्स, प्रॉपर चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, मॉडिफिकेशन, माउंटिंग एंड प्रॉपर लेआउट। मतलब प्रॉपर लेआउट होना चाहिए उसका, प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए जिससे नॉइज पॉल्यूशन ना हो। एंड यूज़ बैफल्स का यूज़ किया जाना चाहिए। एंड प्रोटेक्शन डिवाइस, और इसके लिए हम एयर प्रोटेक्शन डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैंड पॉल्यूशन, मतलब मृदा प्रदूषण। 1/4 एरिया इज कवर्ड बाय लैंड। हमारे जो वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, इसका 1/4 एरिया किससे कवर है, लैंड से, एक चौथाई भाग बोल सकते हैं। लैंड इज अ अर्थ विच ऑक्यूपाइड बाय पीपल फॉर शेल्टर ऑक्यूपेशनिटी से। लैंड जो है हमको क्या प्रोवाइड करती है, इससे हमें फूड मिलता है ना, मेन पॉइंट हमारा शेल्टर, हमें रहने के लिए घर मिलता है। एंड हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो भी किस पे चल रहा है, लैंड पर ही चल रहा है। एंड कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, तो लैंड पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है, लैंड पॉल्यूशन के बहुत सारे चांस हो सकते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, औद्योगिकरण बढ़ते जा रहा है। एंड जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है वो कहाँ होता है, सॉइल पे होता है, सॉइल पे कहीं इकट्ठा कर दिया जाता है, तो इससे सॉइल क्या हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होते जा रही है। सॉइल की जो वहाँ पे फसल उगाने की जगह वहाँ पे क्या गया, सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे सॉइल क्या हो रही है, खराब होते जा रही है, सॉइल में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। एंड अनकंट्रोल लैंड ट्रीटमेंट, जैसे लैंड पर बायो फर्टिलाइजेशन का यूज़ ना करके जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है उनका यूज़ ना करके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जा रहा है, तो सॉइल की जो नेचुरली फर्टिलिटी की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, जो नेचुरल उसकी उत्पादन क्षमता है वो भी कम होते जा रही है। एंड और क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ते जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण भी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड पॉल्यूशन होते जा रहा है, क्योंकि लैंड की जो जगह है वहाँ से उसमें फॉरेस्ट को कम करके वहाँ पे क्या किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन क्रिएट किया जा रहा है। और हाउस होल्ड गार्बेज हो सकता है। एंड इस टाइप के डिफरेंट कॉज हो सकते हैं जिसके द्वारा लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, मैन कैन नॉट बी फार्मिंग एंड ग्राउंड वाटर विल गेट्स अफेक्टेड। ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर में पानी की कमी होती जा रही है। एंड जो एनिमल्स डेथ होती हैं उन वो भी क्या कर रही है, सॉइल को इनहिबिट कर रही है। सॉइल पे मतलब इसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे किसी पर्सन को गड्ढा और मतलब जैसे कोई एनिमल्स है या ह्यूमन्स है, किसी की भी बात कर सकते हैं हम, वो क्या करते हैं वहाँ उसमें बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारी लैंड पर। प्रिवेंशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो लैंड पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हम देख सकते हैं ट्रीज शुड बी प्लांटेड एवरीवेयर। मेन पॉइंट हमारा यही होगा कि ट्रीज़ को लगाया जाए। एंड 3 प्रिंसिपल बोल सकते हैं, 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसमें क्या होगा, पॉल्यूशन को कम किया जाए एंड जो भी सब्सटेंस है ऐसे सब्सटेंस का मेनली यूज़ किया जाए जो रीयूजेबल हो, जो फिर से यूज़ किए जा सके। जैसे हमने देखा था रीयूजेबल एंड नॉन रीयूजेबल सब्सटेंस, है ना, और रिसाइकल किया जाए, उनको फिर से रिसाइकलिंग हो सके उनकी, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ किया जाना चाहिए। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। एंड अवॉइड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज ऐसे यूज़ किए जाने चाहिए जो बायोलॉजिकल बनाए गए हैं, ना कि इनऑर्गेनिक रूप से बनाए गए हों। एंड अवॉइड ड्रिलिंग द लैंड फॉर मोर अंडरग्राउंड वाटर। मतलब जो होल्स वगैरह लगाते हैं बोरवेल, वो कम लगाए जाने चाहिए। मतलब एक एरिया, एक स्पेसिफिक उसकी एक लिमिट होना चाहिए कि इस एरिया में इससे ज़्यादा होल्स नहीं करवाए जा सकते हैं।
क्या होता है आजकल कि घर घर पे क्या होता है, सब अपना अपना एक पर्सनली होल बोरवेल करवा लेते हैं, जिससे भी क्या हो रहा है इस टाइप से अगर पूरे एरिया में होल हो जाएंगे तो ग्राउंड वाटर उसमें कमी हो जाएगी और इससे लैंड को भी नुकसान होगा, है ना। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो एग्रीकल्चर है उसकी अच्छी होना चाहिए, प्रैक्टिस बोल सकते हैं। अच्छे से खेती करना चाहिए और अच्छे से उसमें कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज ना करके उस पर बायोलॉजिकल सब्सटेंस का ही यूज़ करना चाहिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ इरोजन एसिडिंग और कंटेनमेंट ऑफ हाजार्ड्स वेस्ट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूजिंग लैंड ट्रीटमेंट टेक्निक्स। वेस्ट जो वेस्ट है, वेस्ट वाटर है इवन या फिर सॉलिड वेस्ट है, इन दोनों का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ट्रीटमेंट टेक्निक के द्वारा, ना कि इनको कहीं एक जगह इकट्ठा कर देना चाहिए। जैसे कहीं उससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एंड लास्ट हमारा है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये सबसे बोल सकते हैं सबसे डेंजरस पॉल्यूशन माना जाता है। एंड इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं एक परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं। एंड इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ये किसके द्वारा होता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसकी अच्छे से हैंडलिंग नहीं करने के कारण, या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, यूरेनियम्स होता है, इनके एक्सीडेंट के द्वारा ये क्रिएट होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में जनरली क्या बोल सकते हैं, रेडिएशन होती है वो क्या करती है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसके कॉजेज़ के बारे में देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं जैसे मिसाइल्स वगैरह, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट्स बने हुए हैं नेवेली में, कलपक्कम में, है ना। और डिस्पोजल और न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसका डिस्पोजेबल ठीक से किया जाना चाहिए, है ना। और यूरेनियम माइनिंग, ये क्या इसके मेन कॉजेज़ है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, इसके कॉज हो रहे हैं। इन इफेक्ट क्या होंगे इसके, जिससे क्या होगा, जिससे डिजीज इंक्लूड ब्लड इन कफ, अल्सर, स्वेलिंग इन बोन जॉइंट्स, जो बोन के जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, कैंसर। ये उसका मेन क्या होता है, मेन इफेक्ट क्या होता है, कैंसर। जैसे डिफरेंट टाइप का कैंसर हो जाते हैं, जैसे लंग कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर। एंड मस्ट बी इफेक्ट ऑन आई प्रॉब्लम। हाउ टू प्रिवेंट, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो अवॉइड कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं इनको कम से कम कंस्ट्रक्टेड किया जाना चाहिए। मतलब जहीं आवश्यकता हो तभी हमें न्यूक्लियर प्लांट्स को क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इन अवॉइड यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक इंस्टॉल भी किया गया है तो उसके जो वेस्ट है उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। एंड बहुत कम अमाउंट में यूरेनियम का यूज़ करना चाहिए। यूरेनियम बहुत खतरनाक होता है ना, और सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसी के द्वारा होता है। और मेन डेंजरस हम बोल सकते हैं पॉल्यूशन होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि एयर पॉल्यूशन के क्या टाइप्स होते हैं, और एयर पॉल्यूशन प्लस इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट, पब्लिक अवेयरनेस, इन सब के बारे में आप लोगों ने समझा होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।